नमस्कार दोस्तों, जीके के प्रश्नोत्तर श्रृंखला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पॉलिटी से संबंधित संवैधानिक विकास नामक महत्वपूर्ण पाठ से हम लोग 10 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ करने में किसके द्वारा लाया गया था। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। आपके सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर सी संघीय व्यवस्था या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय व्यवस्था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 ईस्वी के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों का तो स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों की स्थापना के प्रावधान का विरोध किया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए राज्यों की स्वायत्ता, ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या फिर ऑप्शन नंबर डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की विशेषताएं जो हैं, पहले नंबर पे हम बात करें तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था करना, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करना, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। तो ये थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की विशेषताएं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इनका सदस्य नहीं था। आपके सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है कि वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था।
तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन नंबर बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति, या फिर ऑप्शन नंबर डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना, यह मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन, यह उसका गौण उद्देश्य था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 379 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें से 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया जाता था। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बना हुआ कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। जब विदेशी संसद द्वारा बनाए गए कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज रहा। इस समय भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो है वो ये है कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए डुरंड योजना, ऑप्शन नंबर बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेवेल योजना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। तो बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में मन बाटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। विवशता पूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम, 1935 स्वशासन, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, या फिर ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन भारत विभाजन से सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1934, ऑप्शन नंबर सी 1942, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1947। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 1945 इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की व्याख्या की ओर।
केंद्रीय विधानसभा के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1926 और 1945 में हुए थे। विधानसभा का अंतिम चुनाव 1945 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत में अंग्रेजों द्वारा पारित संसद का एक अधिनियम था। यह भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में अनुशंसित सुधारों का प्रतिनिधित्व करता है। यह अधिनियम शुरू में 1919 से 1929 तक 10 वर्षों के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम उदार निरंकुशता के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। इस साइमन कमीशन द्वारा 10 वर्षों में इसकी समीक्षा की जानी थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम और अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आपके सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन नंबर बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इस प्रश्न की भी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया जाना था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्णय तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। तो ये रहा आज के प्रश्नों का सिलसिला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।